ग्रहों की अवस्था 10 प्रकार की होती है। 10 प्रकार से ग्रहों की अवस्था को हम देखते हैं, तो उसको क्रम से 1 से लेकर के 10 तक नंबर डाल दीजिए और सबको नाम लिखिए पहले क्या क्या है उसमें। पहले हम जो पढ़े हैं उच्च के ग्रह, नीच के ग्रह, मूल त्रिकोण राशि के ग्रह, स्वराशि के ग्रह, इन्हीं सबको आगे चल कर के क्लासिफिकेशन किया गया है, उनकी अवस्थाएं बताई गई, उनकी स्थिति को देख करके। सबसे पहले होता है दीप्तावस्था। कौन सी? दीप्तावस्था, दीप्त को दीप्तावस्था, दीप्त अवस्था को एक साथ लिखे दीप्तावस्था या दीप्त अवस्था भी लिख सकते हैं। इसी को कहीं कहीं कहते हैं प्रदीप्तावस्था। दीप्त अवस्था में जो ग्रह होता है, जैसे जो ग्रह उच्च के होते हैं या जो मूल त्रिकोण में होते हैं, जैसे उच्च के ग्रह हमने बताए थे आपको, सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है, और इसकी एक स्थिति बताई थी परम उच्च, उसकी डिग्री भी मैंने लिखवाए हैं। जैसे चंद्रमा 3 डिग्री पर है, 3 डिग्री पर वृषभ राशि में, तो परम उच्च है। तो जो ग्रह उच्च का है या मूल त्रिकोण राशि में है, वो दीप्तावस्था में है। वो दीप्त का ऐसे सामान्य अर्थ क्या अर्थ होता है? दीप्त का मतलब एक प्रकार से समझिए कि प्रज्वलित, प्रदीप्त, जिसमें प्रकाश हो, प्रकाशमान, प्रकाशमान मतलब। तो ग्रह उच्च के जब होते हैं तो उसमें प्रकाश बहुत मात्रा में होती है, वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसकी रश्मियाँ बहुत तीव्र होती हैं, तो इसीलिए ये दीप्तावस्था कहा गया है ऐसे ग्रहों को। उसमें लाइट बहुत होती है। उसके बाद दूसरा होता है स्वस्थ। ग्रहों की दूसरी अवस्था है स्वस्थ। स्वस्थ लिखिए 2 नंबर में। एक सामान्य जीवन में भी हम देखते हैं, मानव जीवन में, कि कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ है पूर्ण रूप से, तो इसका मतलब क्या है? उसका जीवन बहुत ही सुखमय होता है, किसी भी प्रकार का कोई अशांति, कोई टेंशन, कोई दुख वह नहीं है, तब व्यक्ति स्वस्थ होता है। तो जो ग्रह स्वक्षेत्री होते हैं, अपनी राशि में होते हैं, उसको कहते हैं स्वस्थ। स्वक्षेत्री वहाँ लिख लीजिए इसे, स्वक्षेत्री। और जो दीप्तावस्था जो लिखा था वहाँ उसको लिख लीजिए उच्च और मूल त्रिकोण राशि, उसको लिखिए इसी तरीके से। दीप्तावस्था में उच्च या मूल त्रिकोण राशि का ग्रह ये प्रकाशमान रहते हैं, इसीलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति में रहते हैं, ये बहुत अच्छे फल देते हैं। दूसरे नंबर का आपने लिखा स्वस्थ। जो ग्रह स्वक्षेत्री हैं, स्वक्षेत्री का मतलब जो अपनी राशि में है, जैसे मंगल मेष राशि में है और वृश्चिक राशि में है, ये दोनों मंगल की अपनी राशि है, तो ये स्वक्षेत्री हो गया अपनी राशि में, तो इसको स्वस्थ बोलेंगे। उसके बाद होता है मुदित। तीसरे नंबर में लिखे मुदित। तीसरे नंबर में मुदित। मुदित का मतलब होता है जो बहुत प्रसन्न है, खुश है। तो जो मित्र क्षेत्री जो ग्रह होते हैं, इसे हमने ग्रहों के मित्र, शत्रु और सम लिखवाए थे ना। ग्रहों के मित्र, शत्रु और सम लिखवाए थे। जैसे बृहस्पति है, बृहस्पति का मित्र सूर्य है, और सूर्य की राशि क्या होती है? सूर्य की राशि क्या होती है? सूर्य की राशि आप देख करके बताइए।
आप लिखे हैं ना, राशियां लिखे हैं ना, शुरू में ही होगा। जी। सूर्य की राशि चेक सूर्य की करें। सिंह। सिंह। सिंह, ठीक है। तो बृहस्पति सिंह राशि में होगा, तो ये सिंह राशि का स्वामी कौन हो? हाँ, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। तो सूर्य। सूर्य के घर में ये चला गया, तो ये मित्र के घर में हो जी। गया, मित्र क्षेत्री हो गया। तो ऐसे ग्रहों को बृहस्पति यहाँ मित्र के घर में है, तो इसको बोलेंगे मुदित अवस्था में है। ये मुदित अवस्था में है, यानी डिलाइटेड है, खुश है। व्यक्ति जब खुश होता है तो कार्य अच्छा करता है। वो ग्रह जब होते हैं मुदित अवस्था में तो अच्छा रिजल्ट देता है। मित्र के घर में हो गया है। तीसरी होगी मुदित अवस्था। उसके बाद है शांत। चौथा नंबर शांत। शुभ ग्रहों के वर्ग में हो, कोई भी ग्रह शुभ ग्रहों के वर्ग में हो, शुभ ग्रहों की राशि में। शुभ ग्रह कौन कौन से, ये बताइए मुझे। कौन से शुभ ग्रह? शुभ ग्रह है? सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, गुरु। ठीक है। यही बृहस्पति, है ना? बृहस्पति और गुरु तो नहीं, बृहस्पति और शुक्र। शुक्र। तो ये शुभ ग्रह हैं। और इनकी राशियां, शुक्र की राशि कौन सी है? शुक्र की राशि शुक्र मीन गलत। नहीं, तुला। तुला। हाँ, और आप चेक देखिए, देख करके बताइए। तुला। आप देख करके बताइए, आप रिवीजन कीजिए इसको बढ़िया से। एक तो है वृषभ और तुला। हाँ, वृषभ और तुला ये शुभ ग्रह है। शुभ राशि होगी, है ना, शुभ ग्रह की राशि है। तो वृषभ और तुला में जो भी ग्रह होगा वो कहेंगे कि शुभ राशि में है, तो इसको बोलेंगे शांत। इसकी अवस्था हो गई शांत। हाँ। उसके बाद पंचम है शक्त। शक्त शक्त होता है शक्त जो सूर्य से काफी दूर होता है ग्रह, वो शक्त होता है। छठे नंबर में पीड़ित। छठे पे पीड़ित, पीड़ित ग्रह। पीड़ित ग्रह होता है, ग्रह युद्ध होता है, ग्रहों के बीच में युद्ध होता है। जब दो ग्रह एक ही साथ में होते हैं, आप देखे होंगे कुंडली में, कहीं कहीं किसी कुंडली में 2 ग्रह हैं, 3 ग्रह हैं, 4 ग्रह हैं, एक साथ 2-3 ग्रह बैठे होते हैं। जब 2 ग्रह एक साथ हो एक ही घर में या एक ही राशि में, और उनके डिग्री का डिफरेंस 1 डिग्री से कम हो, जैसे बृहस्पति और चंद्रमा, या बृहस्पति या शुक्र दोनों एक साथ बैठे हों, और एक है 3.5 डिग्री का और दूसरा है 4 डिग्री का, तो आधा डिग्री का डिफरेंस है इसमें। तो 1 डिग्री से कम का डिफरेंस हो और दोनों ग्रह एक साथ बैठे हों, तो उनके बीच में ग्रह युद्ध होता है। और उसमें जो ग्रह पराजित हो जाते हैं उसको बोलते हैं पीड़ित। अपराजित कौन होता है? जिसकी डिग्री ज्यादा होती है वो पराजित होता है। कम डिग्री वाले विजयी होता है, विजेता ग्रह होता है। पीड़ित, इसको युद्ध का मतलब समझ में आया आपको ना? ग्रह युद्ध। जब 2 ग्रह एक साथ एक ही घर में होते हैं या एक राशि में होते हैं और दोनों के डिग्री में 1 डिग्री से कम का अंतर होता है, तो वहां पर ग्रहों के बीच में, दोनों के बीच में युद्ध होता है। और जो कम डिग्री का जो होता है वो बली होता है, वो जीतता है। तो जो पराजित ग्रह होता है वो पीड़ित होता है। तो 6 नंबर में पीड़ित ग्रह है। अब जो पीड़ित है तो कुंडली में वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा।
शुभ अगर है, शुभ होते हुए भी उसके अंदर में एनर्जी नहीं है कि वो पावरफुल नहीं है कि वो हमें रिजल्ट दे, सक्षम नहीं है, तो ये पूर्ण रूप से नहीं दे पाता है रिजल्ट, तो ये पीड़ित ग्रह हो गए। उसके बाद है दिन, द में बड़ी दीन। की मात्रा दिन, जैसे दीनहीन जैसे कोई होता है व्यक्ति ना, दीनता जिसके अंदर में होती है वो, ये भी कमजोर होता है। तो ये होता है शत्रु राशि। सबका हमने ये जो आपको ये पहचान बता रहे उसको आप नोट कर रहे हैं। पीड़ित ग्रह को लिखे कि नहीं, क्या है पीड़ित ग्रह, क्या होता है जी। पीड़ित ग्रह में, क्या लिखे इसका विश्लेषण। जब दो हाँ ग्रह एक साथ बैठते हैं हाँ और जिसकी डिग्री कम होती है वो जीत जाता है, वो हाँ ग्रह। हाँ और जो बाकी बच गया वो पीड़ित ग्रह हाँ माना जाता है। हाँ। तो इसमें एक चीज यहाँ लिखे ना कि वहां नोट करिए, दो ग्रह जब एक साथ होते हैं और उनके डिग्री में उनके अंश लिखिए, उनके अंश में 1 डिग्री से कम का अंतर होता है तो ग्रह युद्ध होता है, इस ढंग से लिखिए। कम डिग्री वाला विजेता होता है और ज्यादा बड़ी डिग्री वाला पराजित होता है। पराजित ग्रह, युद्ध में पराजित ग्रह पीड़ित होता है। उसके बाद है 7 नंबर में दिन, दिन अवस्था। ऐसे शाब्दिक अर्थ क्या होता है दिन का, एक गरीब भी होता है और इसकी जिनकी बहुत स्थिति खराब होती है, दिनहीन अवस्था जिसे कहा जाता है, हीनता होती है, उसको बोलते हैं दिन, वैसी अवस्था होती है। तो वो ग्रह भी बलवान नहीं होता है। तो इसका पहचान है लिख लीजिए शत्रु नवांश में, शत्रु नवांश का ग्रह, शत्रु राशि नवांश का ग्रह, ऐसे लिखिए शत्रु राशि नवांश का ग्रह। अब शत्रु राशि जी। नवांश, इसको आप यहां समझ लीजिए, शत्रु नवांश राशि, ये समझ में नहीं आया होगा ये शब्द। हाँ, तो इसको ये क्या है, जिसे नवांश कुंडली होती है, जैसे ये आप जो देखते हैं पहला जो मेन जो कुंडली होता है, लग्न कुंडली होती है, चंद्र कुंडली होती है, फिर आगे पढ़ेंगे वर्ग कुंडलियां, नवांश कुंडली, दशमांश कुंडली, D10 बोलते हैं। तो इस कुंडलियों का वर्ग है। तो जब नवांश कुंडली सीखेंगे, नवांश कुंडली में कोई भी ग्रह जब शत्रु राशि में चला जाएगा, नवांश कुंडली में जब कोई भी ग्रह शत्रु राशि में चला जाएगा तो वो दिन अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। दिन कहेंगे, दिन अवस्था। जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा है, चंद्रमा लग्न में उच्च का है वृषभ राशि में, लग्न कुंडली में चंद्रमा उच्च का है वृषभ राशि में। इसको जब नवांश कुंडली में हम देखते हैं, नवांश कुंडली में चंद्रमा जब तुला राशि में आ जाता है तो तुला राशि शत्रु ग्रह हो गया है। शुक्र इसका शत्रु ग्रह है। तुला राशि का स्वामी क्या है, शुक्र, और चंद्रमा शुक्र के घर में चला गया तो शत्रु नवांश में चला गया। तो ये ग्रह भी बहुत ही कमजोर हो गया, दिन अवस्था में बोलेंगे। अब उसके बाद खल, आगे 8वां है खल, 8 नंबर में लिखिए खल। खल, हाँ, खल का मतलब क्या होता है, दुष्ट, दुष्ट। खल। इसको ये होता है जब पाप ग्रहों की राशि में, पाप ग्रहों की राशि में कोई ग्रह चला जाता है तो उसको खल अवस्था प्राप्त हो जाता है। पाप राशि, पाप ग्रह कौन सी है बताइए अभी आप। शनि को क्या बोलते पाप हैं, ग्रह है शनि, शनि है। राहु, केतु। हाँ, राहु केतु के तो कोई राशि नहीं होती है ना, राहु केतु की कोई राशि नहीं है, उसको हम विशेष रूप से आगे हम इसका विश्लेषण करेंगे। तो शनि की राशि में यदि सूर्य चला जाए, सूर्य का शत्रु है शनि, है ना, सूर्य यदि शनि की राशि में चला जाए तो ये खल अवस्था कहेंगे।
सूर्य यदि शुक्र की राशि में चला जाएगा तो वो भी खल अवस्था में हो जाएगा। और युद्ध में पराजित ग्रह भी, युद्ध में पराजित ग्रह भी खल अवस्था में कहा जाएगा। ऐसा लिख लीजिए आप, युद्ध में पराजित ग्रह भी खल अवस्था में कहा जाएगा। उसके बाद 10 नंबर है विकल। विकल विकल विकट। जो ग्रह अस्त होते हैं, जो ग्रह अस्त होते हैं उसको विकल कहते हैं, विकल अवस्था। तो ये ग्रहों की 10 अवस्थाएं हैं। दीप्तावस्था, इसी को प्रदीप्तावस्था भी कहा जाता है। स्वस्थ, मुदित, शांत, शक्त, पीड़ित, दीन, खल, भीत, विकल। ये 10 है। 10 लिख लिया आपने? जी। तो ये ग्रहों की 10 अवस्थाएं हैं। अब इसके अलावे एक और अवस्था है। ग्रह क्या होते हैं, कभी कोई राशि उसकी अलग अलग होती है। जैसे पहले एक चीज देखिए कि सम राशि और विषम राशि पता है कि नहीं आपको? सम राशि क्या है, विषम राशि? सम संख्या विषम संख्या तो पता होगा। हाँ, जो सेम होती हैं, बराबर होती हैं। हाँ, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या कौन सा है? सम संख्या एक बताइए। दिमाग नहीं चल रहा। हाँ, जैसे एक है इवन एंड आउट, जानता है? इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन एंड ऑड नंबर। हाँ, नहीं याद है। एक ऑड नंबर है, विषम संख्या 1, 3। 3, 5, 7। तो सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो राशियां हैं 1 से लेकर के 12 तक। तो राशियों की संख्याएं हैं 1, 2, मेष राशि को 1, वृषभ राशि को 2, मिथुन राशि को 3, कर्क राशि को 4। इस ढंग से 1 से लेकर के 12 तक, मेष राशि से मीन राशि तक। तो एक नंबर की जो राशि है, एक नंबर की राशि वो हो गया विषम राशि। दूसरी हो जाएगी सम, फिर तीसरी विषम। तो सम विषम सम विषम, इस ढंग से इसे क्रम है। शुरुआत होता है विषम से। हाँ, तो कुछ ग्रह होते हैं सम राशि में, कुछ ग्रह होते हैं विषम राशि में। अच्छा, अब सम राशि में और विषम राशि में, जैसे कोई भी ग्रह सम राशि में आ गया और उसकी ग्रहों की एक डिग्री है, वहां पर ग्रहों की एक डिग्री है। यदि कोई ग्रह सम राशि में है जितने डिग्री पर, उसकी एक अवस्था है। और वही अगर विषम राशि में चला जाए तो वह अवस्था बदल जाएगी। जैसे जैसे कोई भी ग्रह जो है, मान लीजिए 3 डिग्री पर है, कोई भी ग्रह 3 डिग्री पर है और विषम राशि में है, ठीक है, विषम राशि में, तो इसकी एक अलग स्थिति है। और यही ग्रह इतने ही डिग्री में यदि समराशि में चला जाएगा तो उसकी अवस्था बदल जाएगी। डिग्री उतना ही है, केवल परिवर्तन क्या हो गया, विषम राशि या सम राशि, सम राशि से विषम राशि में, विषम राशि से सम राशि। ये परिवर्तन अगर हम कर देंगे तो उसकी अवस्था बदल जाएगी, डिग्री उतनी ही है। समझ में आई बात? नहीं समझे इसको? नहीं समझे? हमने अभी आपको ये जो अवस्थाएं बताई है, ये 10 अवस्थाएं बताए ग्रहों की, ठीक है। जी। अब इससे हट करके एक और अवस्था है ग्रहों की, उसको बोलते सम और हैं, विषम। हाँ, सम और विषम नहीं, वो तो अलग चीज है, उसको सम विषम मत लिखिए आप। वो है ग्रहों की बाल आदि अवस्थाएं। बाल आदि, जैसे बाल मतलब बालक, बालक होता है, उसके बाद कुमार होता है। जैसे एक उम्र होती है ना, उम्र के हिसाब से,
तो ग्रहों की भी एक उम्र होता है, डिग्री के हिसाब से ग्रहों का उम्र होता है, वो अवस्था है ग्रहों की। तो कोई भी पहले अवस्था क्या होती है, बाल अवस्था होती है। तो डिग्री के हिसाब से डिग्रियां कम होती हैं, वो 0 डिग्री से 6 डिग्री तक इस ढंग से शुरू होता है। बाल अवस्था के बाद आता है कुमार अवस्था, फिर और उम्र बढ़ता है। कुमार अवस्था के बाद होता है युवावस्था, युवावस्था के बाद वृद्ध अवस्था, वृद्ध। वृद्ध अवस्था के बाद मृत अवस्था। तो ये ग्रहों की डिग्री के हिसाब से इसकी उम्र होते हैं, किस उम्र का है। जी। उम्र का मतलब कौन सी अवस्था में है, तो ये डिग्री के हिसाब से होता है। लेकिन ये डिग्री जो है सम राशि में है तो उसकी अवस्था अलग होगी, और विषम राशि में तो उसकी अवस्था अलग होगी। जैसे आप अभी लिखेंगे, आप लिखेंगे तो समझ जाएंगे। अब 3 कॉलम बनाइए। पहले ऊपर लिखिए हेडिंग, ग्रहों की बालादि अवस्थाएं। अब नीचे 3 कॉलम बनाना है। पहले कॉलम में लिखना है विषम राशि, आगे बढ़िए दूसरे कॉलम में लिखिए अवस्था, और आगे बढ़िए तीसरे कॉलम में लिखिए सम राशि। अब जहां आपने लिखा है विषम राशि, वहां लिखिए 1 डिग्री से डैश देकर के 1 डिग्री से 6 डिग्री, 1 अंश से 6 अंश, डिग्री का साइन देकर के लिखिए, जैसे लिखना है लिखिए 1 डिग्री से 6 डिग्री। विषम राशि के नीचे लिखा ना आपने? जी। हाँ, तो कोई भी ग्रह यदि विषम राशि में है और उसकी डिग्री 1 से 6 है तो ये बाल जी। अवस्था में होगा। बाल अवस्था में होगा। हाँ, बाल अवस्था। फिर 6 डिग्री के बाद आ जाता है 7 से 12 डिग्री कुमार अवस्था। 7 से 12। 7 से 12 कुमार अवस्था। 13 डिग्री से 18 डिग्री, आगे लिखिए 13 डिग्री से नीचे 13 डिग्री से 18 डिग्री युवा अवस्था। उसके बाद 19 डिग्री से 24 डिग्री वृद्ध अवस्था। आगे 25 डिग्री से 30 डिग्री मृत अवस्था। ये 5 अवस्थाएं लिख लिए इसको। जी। अब वहां जहां आपने सम राशि लिखा है वहां पर लिखिए सम राशि, वहां पर लिखिए 25 डिग्री से 30 डिग्री। जी। अब देखिए यहां समझ लीजिए, विषम राशि में यदि ग्रह 1 डिग्री से 6 डिग्री तक तो वो बाल अवस्था में है, लेकिन 25 डिग्री से 30 डिग्री तक जो रहेगा सम राशि में वो भी बाल अवस्था में रहेगा। अब ये क्रम अच्छा। इसका हो जाएगा, विषम राशि वाला जो लिखे क्रम नीचे से शुरू कीजिए और 25 से 30 लिखे, नीचे से शुरू करिए और ऊपर जा कर के ख़त्म हो जाएगा, इस क्रम में लिख लीजिए। फिर जैसे 19 से 24 डिग्री हो जाएगा कुमार अवस्था, 13 से 18 डिग्री युवावस्था, 7 से 12 डिग्री वृद्धावस्था, 1 से 6 डिग्री मृत अवस्था। जी। अब देखिए यहाँ 1 से 6 डिग्री यदि विषम राशि में है तो वो बाल अवस्था में होगा, और वही 1 से 6 डिग्री के बीच में यदि सम राशि में है तो वो मृत अवस्था में है। जी। यानी 1 से 6 डिग्री तक ग्रह है तो सम राशि में है तो भी कमजोर है, विषम राशि में तो भी कमजोर है। बाल अवस्था का भी ग्रह पूरा बलवान नहीं होता है, रिजल्ट नहीं देता है।
और सम राशि में अगर तो मृत जी अवस्था में हो तो बिल्कुल ही वीक हो गया। अब 7 से 12 डिग्री तक यदि सम विषम राशि में ग्रह है तो कुमार अवस्था में है, और वही जी 7 से 12 डिग्री तक वृद्ध यदि सम राशि में है तो वृद्ध अवस्था में है। वृद्ध अवस्था। वृद्ध अवस्था ये भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत कम, मतलब बलवान नहीं है ये भी, लेकिन कुछ अच्छा है। अब 13 से 18 डिग्री का जो ग्रह होता है, चाहे सम राशि जी में हो या विषम राशि में, सबसे सबसे मजबूत वही होता है, सबसे स्ट्रांग यही होता है। स्ट्रॉन्ग। वो चाहे वहां कुछ डिग्री देख सम राशि विषम राशि नहीं देखना, सम राशि में तो भी स्ट्रांग है, विषम राशि में तो भी स्ट्रांग है। कुमार अवस्था का ग्रह और युवा अवस्था का ग्रह, दो ग्रह बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, अब यहाँ हमने आपको ग्रहों की उम्र के हिसाब से, यानी कि उसकी अंशों के हिसाब से ग्रहों की 5 अवस्थाएं आपको बताए: बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था और मृत अवस्था। परंतु इसके पहले हमने आपको बताया था कि कोई भी ग्रह यदि अपनी उच्च राशि में है तो वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, अच्छा रिजल्ट देता है। अब देखिए, आपको हमने बताया है कि चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है, और उसकी एक और सिचुएशन बताए कि यदि 3 डिग्री तक है तो परम उच्च है। इसको आपने लिखा है, वहां निकाल करके देखिए शुरू में कि उच्च नीच जहां लिखे हैं चंद्रमा के, देखिए कितने डिग्री पर परम उच्च है। चंद्रमा वृषभ राशि पे 3 डिग्री। 3 डिग्री पर परम उच्च है वृषभ जी राशि में। अब वृषभ वृषभ। राशि, हाँ हाँ, वृश्चिक में, हाँ समझ गए हम। वृषभ राशि में 3 डिग्री तक चंद्रमा उच्च का है। अब ये बताइए कि वृषभ राशि सम राशि है कि विषम राशि है? वृषभ राशि सम राशि है। सम है। और यहाँ अभी जो आपने लिखा, सम राशि में कोई भी ग्रह 1 डिग्री से 6 डिग्री तक है तो उसकी अवस्था क्या होगी? अभी देख करके बताइए, अभी जो लिखा। बाल अवस्था। सम राशि बोल रहा हूँ मैं, सम राशि, अच्छा, सम राशि में मृत अवस्था। मृत अवस्था है ना। वृषभ राशि में चंद्रमा यदि 3 डिग्री का होगा तो ये मृत अवस्था में होगा कि नहीं होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? मृत अवस्था में होने के लिए क्या चाहिए? उच्च उस पे बैठा है ना। हम उच्च की नहीं बोल नहीं। रहे हैं। उच्च, अभी हम उच्च का क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं मैं, बस जो क्वेश्चन का अच्छा। उसी पर फोकस कीजिए आप। बस इतना पूछ रहा हूं कि चंद्रमा वृषभ राशि में 3 डिग्री पर है तो ये मृत अवस्था में होगा कि नहीं? होगा। होगा ना, क्योंकि जी क्योंकि हम क्या पढ़े यहाँ कि कोई भी ग्रह सम राशि में 1 डिग्री से 6 डिग्री तक है तो वो मृत अवस्था में होगा। जी और इसके पहले हमने क्या पढ़ा कि चंद्रमा यदि वृषभ राशि में 3 डिग्री तक है तो उच्च का होगा, यही पढ़ा जी। ना आगे। और हमने क्या बताया कि उच्च के ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। हाँ जी। तो अब बताइए, चंद्रमा बहुत अच्छा है कि खराब है? यहाँ तो मृत अवस्था में है, कमजोर है, वहां उच्च का है, इसको कैसे डिसीजन अगर करें? अपनी राशि पे बैठा होगा तो उच्च का होगा, अगर अपनी राशि पे नहीं होगा तो नहीं, अपनी राशि कहाँ से होगी यहाँ पर? ये चंद्रमा अपनी अच्छा होगा। नहीं, अच्छा नहीं होगा, मृत अवस्था में होगा। मृत अवस्था में होगा, लेकिन चंद्रमा तो मृत अवस्था में होगा, वो तो उच्च का है ना। समझी नहीं मैं, हाँ कंफ्यूज होगी। हाँ, मैं तो दो चीज बोल रहा हूँ, दोनों चीज बोल रहा हूँ कि अच्छा भी है बुरा भी है, तो क्या है ये?
ये ज्योतिष में इसी नियम क्या है यहाँ पर, हाँ मैंने पहले बताया कि उच्च का है तो बहुत अच्छा हो गया, बलवान हो गया। और फिर यहाँ मैं बता रहा हूँ बलवान हो कि गया। यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि ये नीच का है तो कमजोर हो गया। यही है इसमें। अब इसमें क्या करना है कि दोनों सही है, उच्च का है वो भी सही देगा, रिजल्ट अच्छा देगा, और नीच का है तो ये भी, ये नीच का नहीं बोल रहा, ये मृत अवस्था में, तो मृत अवस्था तो इसका भी रिजल्ट मिलेगा। अब इसमें क्या करना है आगे चल, इसको विशेष रूप से अभी आप उतना नहीं डिटेल बताऊंगा, आगे जब क्लास आगे बढ़ेगी, सब्जेक्ट जैसे आगे बढ़ेगा उसके हिसाब से समझेंगे। तो इसको करना क्या है, वहाँ पर ग्रहों की स्थिति को देखनी है, ग्रहों का प्रभाव। जैसे मान लीजिए हमने तो यहाँ देख लिया कि चंद्रमा वृषभ राशि में है तो उच्च का है 3 डिग्री पर। फिर यहाँ देख रहे हैं कि अवस्था जो देखा वो मृत का है, मृत अवस्था में है, तो चंद्रमा मृत अवस्था में होने का कारण अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, स्ट्रांग नहीं होगा, शुभ तो है वो। तो इसमें जो है कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है, उच्च अवस्था में, और वो मृत का होता है, तो पूर्ण रूप से ग्रहों की और भी जो स्थितियां हैं, इसके अलावे अन्य ग्रहों की स्थिति को भी देखनी है, कौन से ग्रहों का प्रभाव है उस ग्रह के ऊपर। जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा उच्च का है, 3 डिग्री का है या 4 डिग्री का है, 3 डिग्री का मान लीजिए उच्च का है, तो मृत अवस्था में है, तो मृत अवस्था में होने के कारण अंश बल से कम हो गया है, अंश बल इसका अच्छा नहीं है क्योंकि मृत अवस्था में आ गया, लेकिन उच्च का है, वो उच्च का रिजल्ट देगा। अब इस पर कुछ अच्छे ग्रहों के प्रभाव हो गए। हमने दृष्टियां लिखाई थी ना, ग्रहों की दृष्टियां होती हैं, जैसे बृहस्पति की दृष्टि होती है, पंचम दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि होती है, नवम दृष्टि होती है। ऐसे तो मृत अवस्था में ग्रहों का होना एक बहुत ही खराब स्थिति है, और उसमें भी हमने यहाँ यह देखा कि एक ही ग्रह उच्च का भी है और हम देखते हैं कि मृत अवस्था का भी है। अब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गया, बहुत जटिल स्थिति हो गई। हम क्या करें, उच्च का हम इसका रिजल्ट माने कि मृत अवस्था का कमजोर माने, तो ऐसे में ये ग्रह मिश्रित फल देंगे, उच्च का भी रिजल्ट देगा और थोड़ा रिजल्ट देने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं रहेगा, यहाँ पर अंश बल से कम है, कमजोर है। तो कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है और मृत अवस्था में जब होता है, तो इसके लिए हमें एक व्यक्ति के कुंडली में अन्य ग्रहों की जो स्थिति है, ग्रहों की स्थिति को देखना है कि जो ग्रह को हम पढ़ रहे हैं जो उच्च का है और मृत अवस्था में है, किसी अच्छे बलवान ग्रह के प्रभाव उसके ऊपर हैं या नहीं। यदि बलवान और अच्छे ग्रह के प्रभाव उसके ऊपर हैं तो वो ग्रह फिर अच्छा रिजल्ट देगा, और इसके साथ ही साथ उस ग्रह को बल देने के लिए कुछ न कुछ हमें कुछ रिमेडी भी करनी चाहिए, मंत्र जाप या उसके निमित्त जो व्रत या कुछ भी जो है उसका उपाय, उसके कारकत्वों को बढ़ाना, पॉजिटिव करना, इस तरह से कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए इसमें। समझ में आया कुछ, क्या इसमें कुछ दिक्कत है आपको? आज के क्लास आज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा थोड़ा ना, हाँ इसलिए लग रहा है कि डिसकंटिन्यू हो गया है। हाँ, क्लास डिसकंटिन्यू। आप पहले जितनी सारी चीजें आप पढ़े हैं उसको रिवीजन करना है, जी रिवीजन हाँ करना, हाँ आप उसको रिवीजन कीजिए। और उसके बाद आज हमने आपको बताए ग्रहों की अवस्थाएं, 10 अवस्थाएं बताए, और जो 10 अवस्थाएं वही सब हैं जो पहले हमने आपको उच्च बताया, मूल त्रिकोण बताया, और स्वराशि बताया, अस्त बताया, तो ये सब जो अवस्था उसी का नाम दिया गया है यहाँ पर। और फिर आगे चल करके ग्रहों की डिग्री के हिसाब से हमने ग्रहों की 5 अवस्थाएं बताए हैं आपको। 5 अवस्थाएं पहले होती है बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था और मृत अवस्था। जी युवावस्था का ग्रह
सबसे अच्छा होता है, सबसे बलवान होता है। बृहस्पति कर्क राशि में होता है उच्च का। अब 5 डिग्री जी पर जब होता है तो परम उच्च का हो गया। अब हमने यहाँ क्या बताया कि सम राशि में है, कर्क राशि तो सम राशि है ना, तो कर्क जी राशि में बृहस्पति है और 5 डिग्री का है, तो वो मृत अवस्था को प्राप्त कर लिया। अब बल नहीं है इसके अंदर में, पूर्ण सक्षम नहीं है, लेकिन उच्च का है, कहीं न कहीं शुभ भी है, बलवान भी है। तो यह ये जो है मिश्रित फल देगा। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, कुंडलियां जब देखते हैं तो हम तो देखते हैं कि तो ग्रह उच्च का है, बृहस्पति उच्च का ग्रह है और बृहस्पति की महादशा चल रही है, लेकिन जो रिजल्ट आने चाहिए रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो रिजल्ट फिर तब देगा पूर्ण रूप से अच्छा जब बृहस्पति को थोड़ा हम एक उपाय के द्वारा थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो बृहस्पति की जो भी उपाय होते हैं, मंत्र होता है, या बृहस्पति के कारकत्वों को बढ़ाना हो गया, या फिर बृहस्पति के जो जैसे से रिलेटेड, जैसे ब्राह्मण की सेवा, गौ सेवा, साधु संतों की सेवा, धार्मिक कार्यों जी में लिप्त होना, मंदिर की सेवा, ये सब चीज़ों को जितना हम करेंगे फिर बृहस्पति हमारा बैलेंस स्टेट में रहेगा। तो ये ग्रहों की डिग्री के हिसाब से 5 अवस्थाएं हैं। अभी हमने ये इसलिए बताया कि दोनों ही चीज़ें अभी हमने इसको देखे, ग्रहों की अवस्थाएं, दीप्ता अवस्था आदि 10 जो अवस्थाएं देखें, और ग्रहों की डिग्री के हिसाब से जो 5 अवस्थाएं हैं। तो आगे चल करके आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकती थी कि ये यही ग्रह उच्च का है, ये अच्छा बताया गया, फिर यहाँ बताया जा रहा को मृत का है तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मिश्रित फल देगा। उसको जो है उच्च का होते हुए भी उसको उसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, हमें कुछ न कुछ उपाय करते रहने की आवश्यकता है, तो ग्रह बैलेंस स्टेट में रहेगा। और मृत अवस्था में तो भी रिजल्ट देगा, मृत अवस्था में है तो भी रिजल्ट देगा, क्योंकि यदि उसके ऊपर शुभ ग्रहों के प्रभाव हैं तो वो बलवान हो गया ग्रह, उच्च का तो है ही। और जो मृत अवस्था में है तो उसको काटने के लिए यदि शुभ ग्रह के प्रभाव है तो शुभ ग्रह उसको बलवान बना देगा, स्ट्रॉन्ग बना देगा उसको। अब ऐसा जी नहीं कि आगे चल करके ये नहीं देखना है कि ये तो ग्रह मृत अवस्था का है, बाल अवस्था का है, रिजल्ट नहीं देगा, ऐसा नहीं है। वो थोड़ी उनकी जो रिजल्ट देने की जो एनर्जी जो होती है स्लो हो जाती है। अच्छा हाँ, ऐसा नहीं कि वो खराब होता है, नहीं, वो विपरीत फल देगा, ऐसा नहीं। उसको उसको जो रिजल्ट देने की जो एनर्जी होती है वो उतने स्ट्रांगली रिजल्ट नहीं देता, स्लो हो जाता है। तो उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसके जो कुछ रेमेडी होते हैं, जो उपाय होता है, उसको हम साथ में जीवन में करेंगे तो फिर वो बैलेंस स्टेट में रहेगा। जी तो 2 चीज़ें आज हमने बताया आपको। एक हाँ थोड़ी, जी हाँ, एक थोड़ी सी और, एक चैप्टर थोड़ा सा और लेता हूँ मैं आज, क्योंकि बहुत छूट गया है। तो ठीक है ना आपका, मतलब करा दीजिए। कंज्यूम हो जाएगा जी ना? कंज्यूम नहीं होगा नहीं होगा तो नहीं ठीक है, ठीक है, ये करा 2। दीजिए आप, पर मैं मतलब पढ़ लूंगी। हाँ, मैं अभी जो दूँ, अभी एक थोड़ा सा मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सा उसमें बहुत कोई दिमाग की आवश्यकता नहीं है उसमें, वैसे ही पढ़ अच्छा लोगे तो समझने की कोई बात उसमें नहीं है। उसको विशेष रूप से और हम विश्लेषण करेंगे, उसका एक अलग क्लास होगी, स्पेशल एक अलग क्लास होगी उस पर। जैसे ग्रहों के रत्न कौन कौन से हैं, जैसे अंगूठियाँ पहना है ना, अंगूठियाँ पहनते जी हैं तो उसमें देखते हैं कि ग्रहों मेरे को कौन सी पहने हैं। ये मेरे ख्याल से लहसुनिया है। लहसुनिया है। ये किसका रत्न है, जी कौन सा ग्रह का? पता नहीं, ये पंडित जी ने दिया था हाँ, पेट की समस्याओं के लिए। हाँ, हाँ। और कोई भी रत्न पहने हैं आप? नहीं और कुछ नहीं पहना है। हाँ, तो इसी को मैं बता रहा हूँ कि ग्रहों के रत्न कौन कौन से हैं, जी है ना, लिखिए ग्रहों के रत्न। ग्रहों के रत्न लिख लीजिए। अब इसमें जो है रुपये लिखिए ग्रह, कॉलम बनाए, 2 कॉलम बनाए, ग्रह और रत्न। सूर्य, चंद्र, मंगल, बहुत सारे ग्रहों को लिखिए, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु।
सूर्य का रत्न है माणिक। माणिक। माणिक को रूबी बोलते हैं इंग्लिश में, RUVY, इसको भी लिख लें, माणिक बोलते हैं रूबी। जी। चंद्रमा का है पर्ल, PEARL, पर्ल। मंगल का मूंगा, इसको बोलते हैं कोरल, CORAL, कोरल। जी। बुध का है पन्ना, पन्ना को बोला जाता है इमेराल्ड, EMERALD, जी। इमेराल्ड। बृहस्पति का होता है पोखराज, राज। येलो सफायर। जी। शुक्र का होता है हीरा, इसको बोलते हैं डायमंड। जी। शनि का है नीलम, नीलम। ब्लू सफायर, इसको लिखिए ब्लू सफायर। जी। राहु का रत्न है गोमेद, जी। गोमेद को बोलते हैं हेसोनाइट, या गोमेद ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी गोमेद बोलते हैं इसको। और एक और नाम और है, इसको हेसोनाइट लिख लीजिए, HESSONITE, हेसोनाइट। केतु का है लहसुनिया, इसको बोलते हैं कैट्स आई। जी। कैट्स आई का मतलब क्या होता है? लहसुनिया। अरे सुनिए, बिल्ली की आँख। बिल्ली की आंख, बिल्ली की आंख के जैसा है कि नहीं वो आपका मुंह, हाँ। है ना, इसीलिए इसको कैट्स आई बोला जाता है। और इसको अंगुलियां भी लिख लीजिए, अगले कौन सी अंगुली में पहना जाता है। जी। इसको माणिक को पहनेंगे अनामिका, छोटी उंगली के बगल में जो है अनामिका, उसको बोलते हैं। जी। चंद्रमा मोती को पहनते हैं कनिष्ठा, सबसे छोटी उंगली में। और मूंगा को ही पहना जा सकता है, अनामिका में ही पहनते हैं, अनामिका और तर्जनी दोनों में लिख लीजिए मूंगा, इसमें भी पहन सकते हैं और इसमें भी पहन सकते हैं, अनामिका और तर्जनी दोनों में पहन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा अनामिका में है। दोनों ही ठीक है ना, दोनों में पहना जा सकता है। पन्ना का हो गया छोटी उंगली कनिष्ठा, और पोखराज का हो गया तर्जनी। तर्जनी का जो उंगली है वो बृहस्पति के लिए मुख्य रूप से बृहस्पति का ही उंगली है ये तर्जनी। और शुक्र हीरा को पहनते मिडिल फिंगर में, बीच वाली उंगली, शनि का जो है। जी। नीलम भी मिडिल फिंगर में। राहु भी मिडिल फिंगर में पहनते हैं गोमेद। जी। ऐसे ये एक उंगलियां हो गई सभी ग्रहों के रत्नों के लिए। और लहसुनिया। लहसुनिया छोटी उंगली में है और मिडिल फिंगर होता है दोनों तरफ। देखिए इसमें क्या, इसके लहसुनिया के लिए भी मिडिल फिंगर ही है, लेकिन फिर भी यदि इसको हम किसी भी उंगली में पहन लेंगे तो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे आपने यहाँ पहन लिया लहसुनिया, जी। उससे कोई साइड इफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी उंगली में कोई भी पहन लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक स्थान बना हुआ है, जैसे इसलिए बना हुआ है ना
कि जब थोड़ी बहुत कुछ हस्तरेखा जब पढ़ेंगे तो उसमें जो ग्रहों के स्थान बताए गए हैं, जैसे ये जो तर्जनी उंगली होते हैं, तर्जनी उंगली के नीचे यहाँ पर देखिएगा पर्वत होगा, किसी किसी का देखेंगे बहुत यहाँ थोड़ा उठा हुआ रहता है और किसी का जी दबा हुआ रहता है। तो यहाँ जो ये बृहस्पति है, यहाँ जो होता है ये तर्जनी उंगली होती है, तर्जनी उंगली के नीचे यहाँ जो स्थान होते हैं इसको बोलते हैं बृहस्पति। बृहस्पति पर्वत बोला जाता है। तो बृहस्पति का स्थान है वो, जी बृहस्पति का स्थान है। और यदि देखिए बृहस्पति का स्थान है और बृहस्पति पर्वत यदि उठा हुआ है, ऊंचा है वहां पर, तो समझिए कि बृहस्पति बढ़िया है। और थोड़ा दबा हुआ है तो समझिए कि बृहस्पति वीक है। और कभी कभी कुछ चिन्ह होते हैं, किसी का देखेंगे वहां पर स्क्वायर बना हुआ है, या किसी का देखेंगे कि क्रॉस बना हुआ है, या कुछ तो कुछ चिन्ह है, तो उसके चिन्ह के आधार पर भी उसको शुभ अशुभ स्थिति देखते हैं। तो उस इसीलिए सभी ग्रहों के स्थान बने हुए हैं। ये बृहस्पति का हो गया, इस उंगली के नीचे यहाँ पर हो गया शनि का, ये सूर्य का हो गया, ये बुध का हो गया। ये बुध का है तो ये पन्ना का हो, बुध पन्ना इसमें पहनेंगे, लेकिन इसमें हम क्या पहनते हैं, मोती भी पहनते हैं। मोती का तो स्थान यहाँ नहीं है ना, चंद्रमा का स्थान होता है यहाँ पर, हाथ में यहाँ पर। अच्छा तो यहाँ तो उंगली नहीं पहन सकते, अंगूठी नहीं पहन सकते। तो इसके सामने जो आती है, इसके सामने आती है उंगली, इसीलिए यहाँ पर चंद्रमा का पहना जाता है। और दूसरी बात, इसमें ये बृहस्पति का है और इसमें यदि हम पहन लेंगे, मानी भी पहन सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति का मित्र ग्रह है सूर्य। तो कहीं भी कोई ग्रह का रत्न पहन लिए तो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन उसके स्थान बने हुए हैं तो उसीलिए हम उस उंगली को हम चयन करते हैं। जी रत्न का चयन हम कैसे करेंगे, फिर आगे जब क्लास आएगी, जब डिटेल पढ़ेंगे रत्नों के बारे में, तो फिर वहाँ बताएंगे रत्न का चयन कैसे करते हैं, कौन सा रत्न किसको पहनना है। और सामान्य रूप से बस यहाँ एक लाइन में एक लिख लीजिए डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी, कि जो ग्रह शुभ हो, जो ग्रह शुभ फलप्रद हो और बलहीन हो, तो उसका रत्न पहनना चाहिए। है ना, एक सामान्य रूप से हमने आपको बताया कि जो ग्रह शुभ फलप्रद हो लेकिन बलहीन हो तो उसका रत्न पहनना चाहिए। जैसे हमने क्या बताया आपकी, जैसे बृहस्पति को हमने क्या बताया कि उच्च का है 5 डिग्री पर, लेकिन 5 डिग्री होने के कारण अंश बल से कमजोर हो गया, वो कौन सी अवस्था, मृत अवस्था में आ गया। जी तो यहाँ पर बृहस्पति का रत्न जरूर पहनना चाहिए। वो तो शुभ है, शुभ है, शुभ फल देगा, लेकिन पावरफुल नहीं है वो। शुभ होना एक अलग बात हो गया, पावरफुल होना एक अलग बात हो गया। तो शुभ होते हुए भी वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर उतनी पावरफुल नहीं है, अंश बल से कमजोर है। तो यहाँ पे बृहस्पति का रत्न जरूर पहनना चाहिए। तो ये हुआ सिद्धांत इसका। और फिर विशेष रूप से जब ग्रहों के रत्न पर हम आएंगे तो फिर उसको हम आगे विशेष रूप से पढ़ेंगे।